नमस्ते। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल युवा आर्य और मैं हूं मणिप्रकाश। भारत की किताबों में अनेक वर्षों से ये पढ़ाया जाता है कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 711-12 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ था और उस आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित करके भारत में मुस्लिम शासन की नींव डाली थी। और ये तथ्य इतनी बार पढ़ाया जा चुका है कि भारत में इतिहास का एक अनिवार्य अंग बन गया है। लेकिन आश्चर्य होता है उन इतिहास के शिक्षकों से और शोधकर्ताओं के सोचने के तरीके पर, समझने के तरीके पर कि आखिर किस आधार पर इस मोहम्मद बिन कासिम की विजय को ही भारत पर पहला हमला बताया जाता है, जबकि 636 ईस्वी से भारत के अलग अलग इलाकों पर अरब आक्रमण के प्रमाण मिलते हैं। अरबों द्वारा महाराष्ट्र के थाने जिले पर आक्रमण, उसी वर्ष भड़ूच के बंदरगाह पर आक्रमण और सिंध में देवल के बंदरगाह पर आक्रमण। इन तीन स्थानों पर आक्रमण और युद्ध के प्रमाण मिलते हैं। और देवल के युद्ध में तो खुद खलीफा का भतीजा और सेनापति युद्ध में मारा गया था। बहरीन के गवर्नर उस्मान ने 3 बेड़े भारत की ओर भेजे थे। पहला बेड़ा मुंबई के पास थाने पर हमला करने के लिए आया। दूसरा बेड़ा गुजरात के भड़ूच के प्रसिद्ध बंदरगाह पर हमला करने गया और तीसरा बेड़ा सिंध के देवल के बंदरगाह पर हमला करने गया, जो कि 26/11 जैसा ही आतंकवादी डकैती कार्यवाही थी। गवर्नर उस्मान ने खुद थाने पर हमला किया, बुरी तरीके से पराजित हुआ, वहां से भगाया गया। उसके भाई हाकिम ने गुजरात के भड़ूच पर हमला किया, बुरी तरीके से हार कर भागे। और उनका तीसरा भाई मुगैरा सिंध के देवल पर हुए हमले के लिए जिम्मेदार था और उस लड़ाई में वो मारा गया। 643 ईस्वी में सिंध से पहले जाबुलिस्तान या शिविस्तान के राजा रुतबिल को अरब सेनाओं के हाथों पराजय झेलनी पड़ी। ये रुतबिल और जाबुलिस्तान शब्द अरबियों का दिया हुआ है, संभवतः उसका नाम कुछ और ही रहा होगा। ये भी हमला भारत पर हुआ हमला ही माना जाएगा। सन 644 ईस्वी में सुहेल आब्दी और हाकिम ने समुद्री रास्ते से सिंध पर हमला किया। इस हमले में उनको आंशिक सफलता मिली, लेकिन अंततोगत्वा पराजित करके भगाए गए। इस हमले को भी भारत पर हमला क्यों न माना जाए। 649 ईस्वी में अल हाकिम ने मकरान के शहर पर हमला किया और मकरान को पूरी तरीके से नियंत्रण में ले लिया, उसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया, उजाड़ दिया। तो मकरान पर हुआ हमला भी भारत पर हमला क्यों न माना जाए। क्या मकरान भारत का हिस्सा नहीं था? क्या बलूचिस्तान भारत का हिस्सा नहीं था? अरबों ने और भारत के मुस्लिम शासकों ने भारत का इतिहास गलत लिखा है, ये बात समझी जा सकती है, क्योंकि इतिहास लिखने के 2 पक्ष होते हैं, एक विजेता का और एक पराजित जनता का। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी भारत में इतिहास वही पढ़ाया जा रहा है जो अरबी लुटेरों ने लिखवाया था। ये तो अक्षम्य है। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद से अरबी साम्राज्यवाद का प्रारंभ हुआ। जैसे तैसे फारस पर नियंत्रण प्राप्त करने के बाद मुसलमानों ने खुद को बहुत ज़्यादा मजबूत कर लिया। उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी यूरोप, पूर्वी यूरोप तक पहुंच गए। उत्तरी अफ्रीका में मुसलमानों की सफलता के बाद उन्हें बहुत बड़ी संख्या में गुलामों की प्राप्ति हुई, जो उनके लिए सैनिकों का कार्य करते थे, जिन्हें वो हबशी कहते थे। ये देखने में काले रंग के होते थे और अफ्रीका के निवासी होते थे।
इनको धर्मांतरित करा करके मुसलमान बना लिया गया था, जिससे इनकी फ़ौज काफ़ी बड़ी हो गई थी। अरबों और हबशियों की संयुक्त फ़ौज को अप्रत्याशित सफलता मिली और लंबी लड़ाई के बाद ईरान पर नियंत्रण कर लिया गया। वहाँ से बड़ी संख्या में हथियार, गोला बारूद, अस्त्र शस्त्र, सैनिक और अकूत धन संपदा प्राप्त हुई, जिससे कि मुस्लिम सेनाएं अत्यधिक शक्तिशाली हो गईं। फारस पर नियंत्रण करने के पश्चात पूर्वी यूरोप के पास स्थित तुर्कों पर नियंत्रण किया गया। तुर्क अच्छे गुलाम साबित हुए और तुर्कों ने शेष विश्व को जीतने का काम आसान बना दिया और उसके आगे की सारी कहानी तुर्कों द्वारा भारत के विजय की कहानी है। अपनी स्थिति को मजबूत करते ही 636 ईस्वी के बाद से ही भारत पर आक्रमण शुरू हो गए थे, जो कि अनवरत 712 ईस्वी तक चलते रहे। इतने लंबे कालखंड को भुला करके, अनदेखा करके सीधे भारत पर हुए मोहम्मद बिन कासिम के हमले को ही महिमा मंडित करना ठीक नहीं है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि भारत के नीति नियंता, भारत का शासन और प्रशासन इस विवाद में पड़ना ही नहीं चाहता है कि सिंध से पहले बलूचिस्तान भारत के हाथ से कैसे निकल गया, बलूचिस्तान से भी पहले ईरान भारत के हाथ से कैसे निकल गया। एक प्रश्न के पीछे बहुत से प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। जब बलूचिस्तान भारत का हिस्सा था, बलूचिस्तान में स्थित हिंगलाज माता का मंदिर हिंदुओं का एक बहुत बड़ा तीर्थ था। बलूचिस्तान में आज भी हिंदू पाए जाते हैं। तो बलूचिस्तान को भारत का अंग न बताना एक धूर्ततापूर्ण षड्यंत्र है। सिंध के पहले बलूचिस्तान पड़ता है, तो फिर सिंध पर पहला हमला कैसे माना? कहानी ही बदल दी जाए। तो जब मील का पत्थर सिंध को बना दिया जाएगा, तो बलूचिस्तान और उसके पश्चिम के सारे क्षेत्रों का अरबों द्वारा जीता जाना विस्मृत कर दिया जाएगा, भुला दिया जाएगा और उससे किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है कि सिंध से शुरुआत की जाए और उसी को मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री बना दिया जाए। पाकिस्तानी अपनी इतिहास की किताबों में मोहम्मद बिन कासिम को हीरो बताते हैं और उसके सिंध पर आक्रमण को मील का पत्थर बताते हैं। वही पाकिस्तानी मानसिकता से प्रेरित भारत के अनेक राजनेताओं और शिक्षाविदों के द्वारा जब भारत का इतिहास लिखा जा रहा था, तो उसी पाकिस्तानी कॉपी पेस्ट को अपनाया गया और उसको एज इट इज़ भारत के इतिहास में लिख लिया। इतिहास की किताबों का मंथन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम का अभियान भारत पर पहला हमला नहीं था, लेकिन वो सिंध पर स्थायी विजय थी। उस विजय के बाद पाकिस्तान का जन्म हुआ। जैसा कि पाकिस्तान की किताबों में पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान का जन्म सिंध पर अरबों की विजय के पश्चात हुआ। तो ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान का जन्म मोहम्मद बिन कासिम की सेना के द्वारा सिंध की महिलाओं के बलात्कार से हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के 16 वर्ष से अधिक आयु के सभी स्त्री पुरुषों का वध करा दिया और जो 16 वर्ष से कम की लड़कियां आक्रमणकारी सेनाओं को प्राप्त हुई, उनके बलात्कार से पैदा होने वाले बच्चों को आप पाकिस्तान के पहले जन्मजात मुसलमान कह सकते हैं। उसके अतिरिक्त जो 16 वर्ष से कम आयु के पुरुष सिंध में बच गए थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया और वो पहले धर्मांतरित मुसलमान कहे जा सकते हैं या पहले धर्मांतरित पाकिस्तानी कहे जा सकते हैं। तो पाकिस्तान की स्कूल की किताबों से, उनके सिलेबस से हमको क्या लेना देना है? मोहम्मद बिन कासिम का हमला पाकिस्तान का पैदा होने का सन हो सकता है, लेकिन उसका भारत से कुछ भी लेना देना नहीं है। हमें बलूचिस्तान को ही अपना मील का पत्थर मानना चाहिए और पूर्वी ईरान और हो सके तो सारे ईरान को अपना हिस्सा बताते हुए इतिहास लिखना